First, though, sir, I believe it's never too late. Okay, that's great. And we have seen people coming after their marriage, Okay, certain age and all. So there's age is no bar. that's Age is amazing. no bar. That's really good. The point you realize it that you want to become a designer, just go ahead. हेलो एंड वेलकम। फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और ग्लैमरस करियर है और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फैशन डिजाइनर नेहा चंद्राकर, जो कि रायपुर से हैं और पिछले 9 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। वेलकम नेहा। Hello, sir. नेहा, इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक गाइड और एक इंस्पिरेशन की तरह काम करें। ठीक, जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने इंजीनियरिंग करी और फिर फैशन डिजाइनिंग में आए हैं, Yes. राइट? तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक आपका पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कब हुआ कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, और अब तक का सफ़र कैसा रहा? ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मैं। मेरा नाम नेहा चंद्राकर है और मैंने इंजीनियरिंग की है इन Okay. ग्रेजुएशन। ओके, उसके बाद मैंने जॉब किया है पुणे में 3 इयर्स। सो Wow. आफ्टर दैट आई रियलाइज लाइक नहीं, अब नहीं हो पाएगा। देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन पर्ल। ओके, सो आई फिनिश माई 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स इन पर्ल। उसके बाद फिर मैं बैंगलोर गई। बैंगलोर में मैंने मंस डिज़ाइन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कुछ टाइम इंटर्नशिप किया एंड फिर मैं वापस रायपुर में आके अपना खुद का स्टार्टअप रेडी करने के लिए जुट गई। Okay. तो ये एक छोटी सी जर्नी है। उसके बाद फिर लाला लूनी started with Lala Looney. It's been 9 years. So proud to say that. That's great. And then मतलब मैं साथ में खादी पर काम बहुत टाइम से कर रही थी, पर उसको कभी एक प्रॉपर ब्रांड नेम की तरह उसको आगे लाने का नहीं सोच पाई थी। बट शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस देन आई डिसाइडेड कि नो, नाउ इट्स द टाइम कि हम आर्ट सेक्टर और खादी को और जिस तरह से मैं, जो मेरा हार्ड कोर, मेरा अंदर काम करने का जो मन है, मेरा लैंग्वेज थोड़ा ठीक नहीं है तो थोड़ा मतलब आई डोंट हैव एनी लाइक No स्ट्रॉन्ग issue. ग्रिप इन हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी किसी पे भी नहीं है। मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट। यस तो वो आप थोड़ा सा उसके लिए मैनेज कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट चक्रव्यूह फिर मैंने जिस थॉट से स्टार्ट किया कि मुझे लोकल आर्टिस्ट, खादी, वीवर्स, ओके, सो इन सब चीज़ों को मुझे प्रमोट करना था। और कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा खादी से रिलेटेड है। माय ग्रैंडपा वाज फ्रीडम फाइटर एंड ओके, तो एंड मिनिस्टर भी थे, बट ज़्यादा दिन गवर्नमेंट में नहीं रह पाया पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिकल जर्नी उनकी छोटी थी। बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, ऐसे लोग नहीं रह सकते। तो उन्होंने बचपन से खादी ही धारण किया और वो बनाते भी थे। ओके, तो हाँ, मेरी दादी दादाजी दोनों ने सूत काटने सबका काम किया था। तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड बचपन से थी और मुझे एक अलग से मेरा मतलब अंदर से वीवर्स के लिए बहुत फीलिंग्स है मेरे अंदर में। ये बचपन से था आपके अंदर? हाँ, मुझे वो अर्धी चीज़ें, मतलब मैं नहीं जानती क्यों, कैसे, क्या, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती, जो रफनेस है, जो रॉनेस है, शायद वो मेरा पर्सनैलिटी है। तो मे बी दैट्स व्हाई आई लाइक दोज स्टफ्स। तो शुरू से ही मुझे लगा कि मतलब एक टाइम बाद मैं ग्राउंड लेवल पे ही वर्क करना चाहूँगी। तो ऐसी जर्नी चालू हुई। खैर यहाँ तक तो मैं जाना नहीं चाहती थी, बट आगे अभी और भी बहुत कुछ मैं करना चाहती हूँ, जो मैं रिसाइकल्ड, मेरा वो एम है कि मैं आगे हम कंप्लीटली रिसाइकल्ड स्टफ्स पे काम करूँ। दैट्स ग्रेट। तो ये मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और मैं और भी अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते रहती हूँ। तो जर्नी स्टार्ट हुई पर्ल से। और पर्ल के पहले जब मैंने इंजीनियरिंग की और मैंने जब मैं इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने जॉब किया, मैं MBA MTech करने के लिए पुणे गई। पुणे में मैंने HR प्रोफाइल में वर्क किया, IT रिक्रूटमेंट सर्विसेज में। ओके, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब कि नहीं, मतलब मैं बहुत टाइम तक इस फील्ड में नहीं रह सकती। ऐसा क्या आपने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे? ये पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन क्या हुआ ऐसा? जो जॉब था मेरा वो काफ़ी मोनोटोनस था। ओके, और करते 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं इस तरह से अपनी जर्नी नहीं लीड कर सकती। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरे लिए वो एकदम बहुत ही अजीब सा टाइम था। मैं बहुत ही लॉस्ट सी थी। मुझे पता नहीं था कि मैं किस जगह जा रही हूँ।
और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन ना ऐसा ही हुआ कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी थी एंड देन आई डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स कि मेरे को इनर सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है, मैं बहुत ही लॉस्ट महसूस कर रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि मुझे किस तरह से मैं मतलब काउंसलर एंड ऑल, मतलब अभी का टाइम जो है और जो मेरा टाइम था वो बहुत अलग था। तो उस टाइम में हम नहीं जानते थे कि कोई ऐसे पर्सन आपके जैसे भी हैं जो करियर काउंसलिंग में हमें हेल्प कर सकते हैं। और मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये लूप होल को कंप्लीट तो करना चाहिए और कुछ जरिया नहीं था तो सब कुछ खुद से ही फाइट करना था, खुद को खुद से समझना था, खुद को खुद से जानना था और चीज़ों को अपने अंदर से ही बाहर निकालनी थी। तो उस टाइम में सिर्फ एक ही जरिया था, कुछ फ्रेंड्स। पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं बच्चों के जीवन में, क्योंकि दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ डेटा फ्रॉम हियर एंड देयर। बट हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स को ये सब ये चीज़ों का, आइडिया नहीं वो रहता था, अपनी ही इन्फॉर्मेशन जीवन की जद्दोजहद एग्जैक्टली में एग्जैक्टली फंसे रहते फंसे रहते थे। ट्रू ट्रू। बट ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर एकदम टॉपिक टू टॉपिक बात करें और करियर की को लेके अगर मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास उस टाइम में कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मतलब मुझे बोला कि जस्ट क्लोज योर आइज, सिट डाउन, ब्रीथ एंड क्लोज योर आइज, एंड तुम क्या देख रही हो? आई डोंट नो आप हंसेंगे या क्या। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे सिर्फ कपड़े दिखे। दैट इज हाउ इट स्टार्ट। ग्रेट ग्रेट, ऐसा होता है, ट्रू ट्रू, इट हैपेंस। तो मतलब शुरू से आई यूज्ड टू ऑब्जर्व। मैंने अपनी सिस्टर को गाइड किया जब व्हेन शी वाज डूइंग डिजाइनिंग। तो उनको मैं, जब आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड दैट टाइम, उस टाइम से मैं वो 3 इयर्स, मेरे 7 to 10 तक का उनका जो क्लास चला, तो शी यूज्ड टू टेक एडवाइजेस फ्रॉम मी कि नेहा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बचपन से वो, मैं थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन उस साइड पे था, बट देयर वाज नो वन टू मेक मी फील, मेक मी रियलाइज दैट। शायद इसीलिए आंख बंद करने के बाद कपड़े दिखे। यस। दैट्स तो ग्रेट। मुझे सिर्फ कपड़े ही दिखे और मुझे लगा कि मैंने बहुत सोची उस बारे में कि मुझे और कुछ क्यों नहीं दिख रहा। मतलब वो टाइम ऐसा था कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीएस, सीए, इस टाइप के प्रोडक्ट्स, मतलब इस टाइप के बच्चे मार्केट में निकलते थे। और उस टाइम में मुझे मतलब कपड़े दिख रहे थे। तो ये एक बहुत मतलब अजीब सा वो था। फिर मैंने बहुत सोचा समझा, तो फिर उन्होंने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बोला कि यू शुड रियलाइज इट कि तुमको क्यों ऐसे दिखता है, वाई यू आर सीइंग ऑल दोज थिंग्स। तुम्हारे दिमाग में दिन भर ये सब कलर्स, नई चीज़ें, न्यू क्लोथ्स, ये सब क्यों घूमते रहते हैं? बिकॉज आई थिंक यू आर मेंट फॉर दैट। फिर मैंने बहुत कुछ, 1 वीक से नहीं, मैंने 14 डेज लिए उस बारे में फिर भी सोचने के लिए। फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दे दिए सारे। रिसर्च किया आपने उसके हाँ, बाद? मैंने फॉर्म भरा, ओके। टाइम था वो फॉर्म भरने का लकीली, तो मैंने सारे फॉर्म भरे और फिर मैंने सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए। दैट्स लवली। आई गॉट सेलेक्टेड इन सम इंस्टीट्यूट्स, बट पर्ल में जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ के मेंटर्स सब मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि मुझे, आई रियलाइज कि मुझे पढ़ने के लिए और समझने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने पर्ल ज्वाइन किया एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन इन माय लाइफ। उसके बाद ये Yes. 9 साल जर्नी चली आ रही है। ये उसके बाद 9 साल की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। बट जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है, वो जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है, वो बहुत नहीं, थिंक ऐसा होता है। मैं भी बच्चों के साथ जब बात करता हूँ ना, तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर फॉलोड बाय रिसर्च एंड दैट्स अ Yes. फैंटास्टिक जर्नी नेहा। सेकंड चीज़ अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे करियर बनाना चाह रहे हैं, राइट, आपको तो आपके फ्रेंड्स मिल गए और वो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन हो गया, Yes. राइट। और जो बच्चे अब सोच रहे हैं करियर बनाने के लिए, वो कुछ 11th में होते हैं, कुछ 12th में होते हैं, कुछ शायद आपके जैसे इंजीनियरिंग या कहीं चले जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है। एक बहुत बड़ा सवाल आता है जब भी आप अनकन्वेंशनल फील्ड को चुनते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। Yes. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक आम इंसान जो इस फील्ड को उतना पास से नहीं जानता है, वो अगर ये डिसीजन लेना चाह रहा है, तो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर, आज के डेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे
नए फील्ड, नए करियर प्रोस्पेक्ट, नए करियर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इस फील्ड में जुड़े हैं, जो कि मतलब कन्वेंशनल उससे अलग है। ओके, वो एक्सप्लेन कन्वेंशनली करेंगे आप, क्योंकि हमारे लिए फैशन डिजाइनिंग मतलब वो मूवीज में जो देखते थे, मॉडलिंग में देखते थे, वही होती है बस। नहीं नहीं, अभी काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि जो मेरी जर्नी, आई एम फैशन डिज़ाइनर प्लस आई एम एंटरप्रेन्योर, और सम टाइम आई डू आई बिकम अ कोच। मैं लोगों को मेंटर भी करती हूँ चीज़ें को लेके। शिल्पीन डिज़ाइन एकेडमी मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पर मैंने यही इनिशिएटिव लिया कि डिज़ाइन फील्ड बहुत वास्ट है, और इस सारे फील्ड के लोगों को मैंने एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट किया। लवली। और उन बच्चों को इस चीज़ को समझने की कि डिज़ाइन और आर्ट में क्या डिफरेंस होता है, और हर एक फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से एक फील्ड काम करता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा 2019 में हमने स्टार्ट किया था। अभी कोविड के कारण से थोड़ा बंद किया है, बट आई ऑल्सो टीच पीपल कि ये किस तरह से फैशन डिज़ाइन की जर्नी होती है, डिज़ाइनर्स कैसे काम करते हैं, तो ताकि वो उसमें जाने के पहले एक थोड़ा-सा उनको एक गो थ्रू हो जाए, वो समझ लें। तो टीचिंग भी एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब कोई ज़रूरी हाँ, नहीं है कि आप अपना। मैं नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करती हूँ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा लगता है कि हम जितना बाँटेंगे उतना बढ़ेगा, और हम अपने तक क्यों रखें किसी चीज़ को सीमित। और कौन से सेगमेंट्स हैं जिनमें डिजाइनिंग, हाँ, फैशन डिजाइनिंग में करियर तो बनाया जा सकता ये है? एक सेक्टर है कि फैशन मतलब एक आपका एजुकेशन रिलेटेड हो गया। सेकंड आपका बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, राइट। you can run your own brand as a designer. Then you can work with other designers. These are conventional fields. और इसके अलावा फैशन, वी हैव बाइंग हाउसेस, तो वहाँ पर फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन बायर्स, ये लोग काम करते हैं। फिर साथ में मतलब इसके अलावा सोशल सेक्टर्स में भी आजकल डिज़ाइनर्स वर्क करते हैं। ओके। यस, तो सोशल सेक्टर्स में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों का इंक्लिनेशन थोड़ा-सा ग्राउंड लेवल पे काम करने का है, दे कैन वर्क इन सोशल सेक्टर्स, दे कैन वर्क विद एनजीओज़, है ना? उसके अलावा अभी कुछ नए जो मैंने आपको बोले थे ऑफ बीट, जो अभी बहुत सारे जो पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ है फैशन फील्ड में। इट्स अ फैशन इमेज कंसल्टेंट। You can also call it fashion stylist. ये बेसिक जॉब रोल, मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ फैशन आ, डिजाइनर? देखिए, डिज़ाइन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ डिज़ाइनर्स वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, एंड स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग में क्या है, क्या डिफरेंस, क्यों स्टाइलिंग के लिए डिज़ाइनर को लिया जाता है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ी देर में ब्रीफ करूँगी। पहले अपन करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फैशन इमेज कंसल्टेंट है, अभी बड़े-बड़े जितने आप सेलिब्रिटीज़ देख रहे हैं, उन सेलिब्रिटीज़ के लिए एक पर्टिकुलर फैशन कंसल्टेंट होता है। तो उनको मार्केट में अपनी इमेज जो क्रिएट करनी रहती है, जिस तरह के फैशन के बारे में उनको वो एक मतलब आइडल वो होते हैं कि उनको यूथ पूरा फॉलो करता है, हर कोई फॉलो करता है। तो उनके लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो वो फैशन हर सेलिब्रिटी के पीछे, और बहुत सारे जो मतलब सेलिब्रिटी ही नहीं, जैसे कि आपको भी कभी किसी फैशन इमेज कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से ये एक नया मतलब मतलब एक प्रोफाइल है। सो मोहित राय, सलीना नथानी, एमी पटेल, these are known fashion image consultant. They work for Deepika, Kareena, Katrina, all those people in the industry. So, and trust me, बहुत ही अच्छा उनका पैकेजेस भी होता है। दो स्ट्रगल है, बट पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे उनको मिलते हैं। साथ में फैशन क्रिटिक इज ऑल्सो न्यू प्रोफाइल। आपने बहुत सारे फैशन मैगजीन्स देखे होंगे, वोग, एल, सो हार्पर बाजार, सो ऑल दिस मैगजीन्स, यहाँ पर फैशन क्रिटिक होते हैं जिनको स्पेशली हायर किया जाता है। सो सेलिब्रिटीज़ के गारमेंट्स हैं, या फिर जो भी मार्केट में न्यू फैशन ट्रेंड आ रहा है, उन सब के बारे में दे डू राइट। जैसे फिल्म क्रिटिक्स होते हैं वैसे फैशन क्रिटिक्स होते हैं। देन फैशन क्रिटिक इज अनदर फील्ड। सो आप मैगजीन्स देखते होंगे, वोग, फैशन मैगजीन्स,
वोग, एल, हापर बाजार, सो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सारे मैगजीन्स में फैशन क्रिटिक हायर करते हैं। ये फैशन क्रिटिक जो होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज रहता है, वो अपकमिंग फील्ड से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। सो सेलिब्रिटीज़ के गारमेंट के ऊपर, अपकमिंग फैशन के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर, नई हर चीज़ों के ऊपर दे डू क्रिटिक, दे राइट अबाउट दैट। तो ये फैशन क्रिटिक इज़ ऑल अबाउट राइटिंग अबाउट फैशन। तो ये सारी चीज़ें फैशन क्रिटिक में आती है। उसके अलावा अगेन एक कन्वेंशनल है कि स्टोर्स आजकल बहुत सारे हैं, स्टोर्स में वीएम, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि उससे ही बायर्स अट्रैक्ट होता है और स्टोर पे एंटर करता है। तो वो भी अगेन रीडिंग द कंज्यूमर्स माइंड, यू आर रीडिंग अबाउट कंज्यूमर्स माइंड कि आपके कंज्यूमर को क्या कलर देखना पसंद है, उसको किस तरह का डिस्प्ले पसंद है, उसको बहुत ही क्लमजी चीज़ें पसंद है या फिर बहुत ही सेटल्ड, बहुत ही सिंपल, वन डमी एंड वन गारमेंट, दैट्स इट। तो शो इज़ ऑल अप टू यू एंड शो इज़ ऑल अबाउट योर कंज्यूमर्स। तो ये सारी चीज़ें वीएम के अंदर आती है। देन टेलीविज़न फिल्म में अलग डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है, जो हर एक सीन के लिए ब्लड स्पॉट सेकेंड टाइम भी वैसे ही दिखना चाहिए तो उसके लिए भी डिज़ाइनर्स काम करते हैं। तो एवरी सीन, एवरी मतलब फ्रेम, उसके लिए डिज़ाइनर्स का एक अलग रोल होता है। हाँ, अब थोड़े से और कुछ ऑफबीट करियर्स हैं, उसमें से फैशन ब्लॉगर्स, इनका तो आप देख ही रहे होंगे कि मार्केट में कितना बड़ा रोल है, इनके फॉलोअर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो दे देमसेल्व्स आर लाइक, मतलब उनका खुद का एक बहुत बड़ा स्टडी एंड रिसर्च है, और उसके अकॉर्डिंगली लोग उनको जिस तरह से फॉलो करते हैं। तो आज की डेट में बिग ब्रांड्स आर वर्किंग विद दिस ब्लॉगर्स। सो मासूम जरीवाला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जिस तरह से वो चीज़ों को मतलब पोर्ट्रे करती हैं, लाइक एवरी गारमेंट लुक्स सो ब्यूटीफुल उनके प्रेजेंटेशन के तरीके से। तो अभिमन्यु सिंह राठौर हैं, रिया गुप्त हैं, तो ये इस तरह के कुछ और ब्लॉगर्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, ऐसे बहुत बड़ा नंबर है अभी इनका। तो ये एक ऑफ बीट में सबसे पॉपुलर करियर आप बोल सकते हैं, तो वो ये है। इसके अलावा डिज़ाइनर्स कहीं भी काम कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स मतलब उनके लिए बहुत ही सारे डोर्स रहते हैं, क्योंकि जैसे कि एक हमारा इनका ग्रिप आर्ट में भी होता है समटाइम, तो इलस्ट्रेशन में भी होता है। सम पीपल चूज कि दे वांट टू वर्क इन ओनली आर्ट एंड ओनली इलस्ट्रेशन। फ्रीलांस डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि प्रॉपर इलस्ट्रेट करके, डिज़ाइन करके चीज़ों को वो करते हैं, तो ये आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आर्ट कलेक्टर, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर वर्किंग इन दिस पोजिशन ऑल्सो। तो आर्ट कलेक्टर ऐसा है कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन एंशियंट आर्ट और ईवो, तो ये जो कुछ बिग ब्रांड्स है जैसे कि रिलायंस है, अनन्या बिरला का एक क्यूरो कार्ट करके एक ब्रांड होता है, तो ये इस तरह के जो ब्रांड्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ या स्टेट में जाके उनके जो ऑथेंटिक जो आर्ट क्रिएट करते हैं, जो बिल्कुल एंशियंट आर्ट है, उस पर वो काम करते हैं, उसको थोड़ा उस पर डिज़ाइन का वर्क करते हैं, देन उसको मार्केट में अगेन उसको नए फॉर्म पे उसको प्रोड्यूस मतलब डिस्प्ले करते हैं, तो कंज्यूमर उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट होता है। तो ये डिज़ाइनर एग्जैक्टली डिज़ाइन फील्ड नहीं है, बट डिज़ाइनर्स आर वर्किंग इन दिस फील्ड ऑल्सो। सो डिज़ाइन का मतलब होता है सॉल्यूशन, गिविंग सॉल्यूशन। डिज़ाइन का मतलब होता है गिविंग सॉल्यूशन, इट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। That's really amazing. हमने कभी सोचा नहीं था इतने सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। आई थिंक इन सेगमेंट्स के अंदर में भी और सेगमेंट्स होंगे। यस, इनके अंदर भी काफ़ी सेगमेंट्स हैं। इसमें मैंने आपको एक करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जो कि अभी काफ़ी लेटेस्ट है और जिसका इंडिया में अभी ये बस जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब इसके नंबर्स नहीं है बहुत ज़्यादा, ये एकदम ही न्यू फील्ड है। इसका नाम है फैशन एनालिस्ट। सुनने में वैसे डेटा एनालिस्ट होता है ना तो दिस इज अ न्यू फील्ड, फैशन एनालिस्ट, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो। क्योंकि फैशन एनालिस्ट है, ये टोटली डिपेंड कर रहा है रिसर्च वर्क के ऊपर। इट्स अबाउट फोरकास्टिंग एंड नंबर क्रंचिंग।
सो यू हैव सीन दिस ब्रांड्स जिसको आप डेली देखते हैं, अमेजोन है, Amazon पे मिंत्रा है, हाँ, नाइका है एंड ऑल दिस। इन सब के फैशन एनालिस्ट होते हैं जो कि अपना इनका जो फोरकास्ट होता है, इनका जो रिसर्च वर्क होता है, उसको यूज करके दे वर्क ऑन द नंबर्स, विच ट्रेंड, विच गारमेंट, विच सीजन, विच कलर, विच सिलवेट्स, विच स्टाइलिंग, क्या चीज मार्केट में रन करेगा। दे एनालिसिस अबाउट द कंज्यूमर्स माइंड, देयर बिहेवियर, देयर मूड, उनका कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी दे एनालाइज। तो मतलब उनको क्या वो व्हाट दे नीड, मार्केट में कोई चीज आने के पहले इन सब चीजों के पीछे एनालिसिस होती है, बहुत टाइम का रिसर्च वर्क इनके पास में रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है जो कि अभी मार्केट में है। और WGSN इज द साइट जिसको वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो करते हैं। ऑल द बिग इंडस्ट्रीज लाइक रेमंड्स, जैक एंड जोन्स, सारी बिग कंपनीज जो है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च साइट होता है। इसमें काफी रिसर्चर्स वर्क करते हैं, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। वो एक अलग मतलब सारा मुझे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मुझे जब डेटा रिसर्च करना होता था तो हम बैठ के हमारे डिजाइन को उन WGSN के फोरकास्ट से मैच करते थे, whether we'll stand there or not. So उन वो इस सेक्टर में भी मतलब ये जो डेटा जो उनके पास होती है, that comes from fashion analyst. That's amazing. That's really amazing. That's amazing. Yes. हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने फील्ड्स होंगे, राइट? Yes. नेक्स्ट नेहा, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं जो आपने Yes, yes, बताया। yes, and I think definitely. पैसा तो होगा ही इनमें, Of इसमें कोई course. डाउट ही नहीं है, तो पूछने की बात नहीं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। अब जो बच्चा, जैसे आपको रियलाइज हुआ, उसके बाद आपने कॉलेज के और अपना एक रोड मैप तैयार किया, राइट? तो जो बच्चे हैं अगर 11th-12th में स्कूल में हैं, वहाँ पे अगर उसको पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन हो जाता है तो रोड मैप क्या होना चाहिए, या मैंने ग्रेजुएशन एक गलत फील्ड में चुन लिया, बाद में रियलाइज होता है, तो मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए? ओके, कौन से एग्जाम्स देने हैं, कब होते हैं, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट। फर्स्ट तो सर आई बिलीव इट्स नेवर टू लेट, Okay, that's great. and we have seen people coming after their marriage, Okay, certain age and all. So there's age is no bar. that's Age is amazing. no bar. That's really good. The point you realize it that you want to become a designer, just go ahead. Don't think like I cannot do this, this is not my age, I'll meet younger people. No, no, no. हमारी फील्ड की ब्यूटी ही यही है कि वी आर रेडी एंड वी आर ओके विथ ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज कमिंग आवर वे। That's great. सो दिस इज इट। एंड मुझे मेरा एक जो मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि फैशन फील्ड बहुत ग्लैमरस है और मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा शाइन है, बहुत ही ग्लिटरी है, बहुत, ऐसा नहीं है। जितना ग्लैमरस वो दिखता है उतना ही लेबोरियस वो फील्ड है। डिजाइनिंग इज व्हाट? डिजाइनिंग इज अबाउट गिविंग सॉल्यूशंस। Every time you have to work with your consumers. You need to understand their brain, their requirement, what they want, what I'll do that will make them satisfied. ये सब सीखेगा कब बच्चा? स्कूल में तो नहीं पता होता, तो कॉलेजेस सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन के बाद उसको क्या लेना चाहिए? तो ये जो सारी चीजें हैं, और ये चीजें मैं ये इस पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि ये सब सारा जो हमारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आने के लिए यू हैव टू बी वेरी एक्सपेरिमेंटल। एक बच्चा अगर उसका ब्रेन अगर इस तरह से डिजाइंड है कि उसे हर दिन कुछ नया करने का मन करता है, और आप जब बीइंग अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को सबसे बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता होता है कि उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसे क्या चीजें अट्रैक्ट करती है क्या नहीं। तो मोर ओवर बच्चे से ज्यादा ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो बच्चे को राइट गाइडलाइन दे और उसके ब्रेन को और उसके माइंड को, उसके डिजायर्स को वो प्रॉपर समझे। अगर बीइंग अ पेरेंट्स अगर आप बच्चे को अंडरस्टैंड करें, तो आप अगर बच्चे को आप समझते हैं और आप उसके बिहेवियर पैटर्न को आप समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बच्चा किस तरह के सी चॉइसेस हैं, वो कितना एक्सपेरिमेंटल है, उसे मतलब हर दिन कुछ नया करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है,
क्योंकि उस रिसर्च एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन के अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, समझने की। अगर वो क्यूरियस होता है तो वो हर बार एक नए सॉल्यूशन की टूवर्ड्स वो जाता है। तो अगर बच्चा आपका ऐसा है कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, वो नई नई चीज़ों को ऑप्ट करने, ग्रास्प करने के लिए रेडी होता है, तो इस तरह के बच्चे को इस फील्ड में जाना चाहिए। It's all about studying their mental, behavioral and patterns. So, फिर मैं रियलाइज हुआ, ये हम्म, आइडेंटिफाई हो गया, पहला स्टेप एकेडमिक रिक्वायरमेंट, कुछ पढ़ना या स्किल सीखने के लिए कहाँ जाए बच्चा, क्या एग्जाम्स होते हैं? आपको इसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। इसके लिए सबके कॉलेजेस के पर्टिकुलर उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं। Okay. उनका एक टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक उनके फॉर्म फिलअप करने होते हैं, फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स का अलग होता है, गवर्नमेंट का अलग होता है। स्टैंडर्ड एक सिंगल एग्जाम नहीं है लाइक इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर टाइप, वैसा सिंगल एग्जाम नहीं है? वो होता है जब आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ 12th के ओके, टाइम का है, 12 कि 12th आपने कर लिया, उसके बाद फिर आप अगर डिफरेंट एग्जाम्स ये सब सारे इनके पर्टिकुलर कॉलेज के फॉर्म भरेंगे और उनके एग्जाम देते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपका मैथ्स का एक एग्जाम होता है, यू मस्ट बी नोइंग, जो कि एमबीए के लिए दिया जाता है। हाँ। उसके स्कोर कार्ड को भी कॉलेजेस लेते थे, अभी भी शायद लेते हैं, मुझे एकदम से श्योर नहीं है, बट उसके स्कोर कार्ड को दे यूज टू कंसिडर प्राइवेट कॉलेजेस, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का उनका एक ही सेटअप है, उनका ही एग्जाम आपको उनके फॉर्म फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया है सारे सेक्टर्स में, तो फिर आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू। यस, उसमें आप चाहे तो अपना पोर्टफोलियो ले जा सकते हैं। पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो हो। आपका पोर्टफोलियो जो आपने आज तक जो इलस्ट्रेशन वर्क या छोटी मोटी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, वट एवर यू हैव लर्न रिलेटेड टू आर्ट, तो वो आप उसको आप ले जा सकते हैं। तो इंटरव्यू में वो इंटरव्यू के लिए ईजी होता है कि दे अंडरस्टैंड योर वे ऑफ वर्किंग, आपका ब्रेन रीड करने के लिए। इंक्लिनेशन है या नहीं है? नहीं है। यस। कुछ टॉप कॉलेजेस जो आप रिकमेंड करना चाहेंगी? ओह गॉड सबसे पहले तो मतलब गवर्नमेंट साइड और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों काफ़ी अलग होते हैं, जैसा मेरा मानना है। प्राइवेट में मनी बहुत ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट में कॉस्ट काफ़ी कम लगता है। और प्राइवेट में स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे टीचर्स के ऊपर एक अलग प्रेशर रहता था, उनके ऊपर हमारे जो प्रिंसिपल्स होते थे उनका एक अलग, हर दिन के डेटा का पूरा एक टीम, हमें सब जो स्टूडेंट के लिए टीम बैठती थी तो टीचर्स के लिए भी टीम बैठती थी। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में थोड़ी सी कम रहती है। बट अगेन, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू डू थिंग्स बाय योर ओन एंड यू कैन पुल मोर डेटा आउट फ्रॉम दी फैकल्टीज एंड एनवायरनमेंट जो आपके आसपास है, जो भी ट्रेंड सेटर्स हैं उनसे, तो आप वो जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट के टॉप 5 कॉलेजेस अगर हम देखें तो निफ्ट है, एनआईडी है, ये सब काफ़ी पॉपुलर हैं। और इधर प्राइवेट में अगर आप चाहें तो पर्ल है, रैफल्स है। नया अपॉर्चुनिटीज हमने देख ली, हमने रोड मैप समझ लिए कि कॉलेज, बट ये पक्का केवल डिग्री बस से तो ये करियर, इस फील्ड में करियर नहीं बनाया जा सकता। नहीं, स्किल्स की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एक होता है कोर वर्किंग स्किल्स, जैसा आपने बताया, क्यूरियस होना चाहिए, माइंड रीड करना आना चाहिए। उसके अलावा कोर स्किल्स क्या हैं और अदर स्किल्स क्या हैं जो शायद आपके डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड ना हो? कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़नी है? देखिए, ये जो सारा जो सेक्टर है फैशन डिज़ाइन का, ये आपका सारा कंज्यूमर बेस्ड है। एग्जैक्टली। ठीक है, सो आप अगर जिस फील्ड में भी आप हैं, आप रिसर्चर हैं, आप एनालिस्ट हैं, या आप आप बाइंग हाउस में हैं, या आप वीएम में हैं, तो आपके फील्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्किल सेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई बाइंग हाउस मर्चेंडाइजर है, जो कि बिग बाइंग हाउस एंड मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स होते हैं, इस टाइप की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह के सेक्टर्स में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको मास में चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे कि ज़ारा है, ज़ारा के डिज़ाइनर्स अलग हैं, उनका मर्चेंडाइजिंग यूनिट अलग है,
बायर्स का यूनिट अलग है। तो ये ब्रांड क्या करते हैं, ये डिज़ाइन जब उनके पास शीट आती है, उसके बाद जो बायर्स एंड मर्चेंडाइजर्स होते हैं उनका एनालिसिस अलग लेवल का चलता है। डिज़ाइंस आने के बाद में वो अपने लेवल पे उसको जो मतलब अलग-अलग कंपनी से जाके उसके प्रोडक्शंस और उसके जो सारी कलर से लेके सारी उस चीज़ों के ऊपर वो अपना रिसर्च पुट अप करते हैं एंड देन दे वो नंबर्स क्रंच करके वो फिर उस तरीके से उस प्रोसेस में उसको लाते हैं। मर्चेंडाइज़र का काम ज़्यादातर एक्सपोर्ट का रहता है। बायर जो होते हैं, जो बाइंग हाउस में जो होते हैं, उनका काम होता है कि वो पूरी डेटा को री-एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने वेंडर सेट करें। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये मतलब एक अलग-अलग जगह पे आपका कंज़्यूमर का मोड चेंज होते जाता है, उसका कलर कॉन्सेप्ट, उसका सिलुएट और हर चीज़ें बदलती जाती है। तो शीट्स आने के बाद भी देन अगेन दे हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ये सब सारी जो चीज़ें, तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग स्किल सेट्स चाहिए होता है और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको टुवर्ड्स मर्चेंडाइजिंग के सेक्टर में जाना है तो यू आर वेरी मच इनटू नंबर्स। नंबर्स। आपको मतलब एकदम हार्डकोर डिजाइनिंग नहीं करनी, लेकिन आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। सो और अगर आपको ये फील्ड पसंद नहीं है, आपको सेल्फ का कुछ करना है, तो आपको भी हर दिन अपने आप को ट्रेंड से अपडेट करना पड़ता है। तो आपको रिसर्च में हमेशा जंप करना पड़ता है। रिसर्च आपके कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली होता है। और अगर किसी को रिसर्च नहीं करना है तो वो मर्चेंडाइजिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं। एनालिस्ट भी एक रिसर्च वाला बैकग्राउंड है। देन अगर आपको लगता है कि यू कैन बी अ गुड मेंटर, अ गुड टीचर, यू कैन गो टू द टीचिंग लाइन एंड यू वांट टू वर्क इन द ग्रास रूट लेवल। आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्लैमरस फील्ड पसंद नहीं है, तो आप स्किल डेवलपमेंट में जा सकते हो। वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। आपको स्किल डेवलपमेंट में किसी कंज्यूमर को नहीं रीड करना है, आपको मार्केट को थोड़ा बहुत स्टडी करके आपको ग्राउंड लेवल में चीज़ों को कैसे उस चीज़ को प्रोडक्ट को डेवलप करना है। तो उसके लिए आपको जो मेकर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करना है। तो मतलब हर फील्ड में हर जगह पे आपको रिसर्च करना है और आपको खुद को एडजस्ट करना है। जब आपके सामने कोई कंज्यूमर आता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोफाइल है, तो मेरे को मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को साइकोलॉजिकली उसको रीड करना पड़ता है। मुझे समझना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए, वेयर आई हैव टू स्टॉप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर यू हैव टू स्टॉप। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रुकना भी कहाँ पर है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है जो मतलब हर एक टाइम में हर एक जगह पे रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, रिसर्च एंड व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, ये सारी चीज़ें सॉल्यूशंस अलग-अलग होती है। एंड एवरी फील्ड हैज़ हिज ओन चैलेंजेस, राइट? हर फील्ड के चैलेंजेस हैं। Yes. इस फील्ड में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, या जो नए बच्चे आएंगे अभी फ्यूचर में क्या चैलेंजेस उनको आ सकते हैं, ताकि वो प्रिपेयर तो रहें कि यार ये चैलेंज आने वाला है एंड मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। डिज़ाइनिंग तो हर दिन एक नया चैलेंज है, एवरी डे। हर दिन आपको तो पहले ही आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपको हर दिन चैलेंजेस फेस करने हैं। ओके। यस। अगर आप किसी डिज़ाइनर के अंडर काम करते हैं तो आपको उस डिज़ाइनर के मूड के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। आपके वर्ड्स जो निकलेंगे वो आपको उनके मूड के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। मेरे अंडर में स्टूडेंट्स हैं तो दे अंडरस्टैंड कि मैम का मूड कभी भी खराब हो सकता है। यस। खराब, अगर कुछ डिज़ाइन में अगर थोड़ा भी मिस्टेक्स मैंने देखा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी कि मुझे इसको तुरंत इमीडिएटली उसको मुझे चेंज करना है, इसको रिन्यू करना है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है वो। तो ये सब सारी चीज़ें तो मतलब आपको हर दिन रेडी रहना है कि कोई ना कोई हर्डल आएगा, क्योंकि आपका काम ही है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो आपका ब्रेन जो है वो उस तरह से डिज़ाइन हो जाता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर देते हो कि मुझे हर दिन नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। ग्रेट। एंड नेहा, फाइनल मैसेज आप जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनको क्या देना चाहेंगे? सो फाइनल मैसेजेस टू द स्टूडेंट। ओके। पहला तो मुझे एक चीज़ कहनी है कि पेरेंट्स के मन में एक थोड़ा सा एक डाउट होता है कि ये फील्ड बहुत डिमांडिंग है और खर्च बहुत होने वाला है और इस तरह की चीज़ें। तो मैं एक ये छोटा सा मेरा वो था लाइफ, मेरी जर्नी में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको हमारे कॉलेजेस ने, प्राइवेट कॉलेजेस ने भी स्पॉन्सर किया है। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मेरी मेंटर ये कहती थी।
पर्ल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ, और मैंने और भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने जो पेरिस रनवे वहाँ तक वो गए हैं फ्रॉम ज़ीरो बैकग्राउंड, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो डिज़ायर है उसके सामने कुछ भी आ सकता है। आपका विल पावर अगर उतना स्ट्रांग रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ आपके रास्ते में आ सकती है। एंड रही बात इस फील्ड की, मुझे ये भी लगता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक्स की अगर बात करें तो तीन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है, राइट? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा जो है, जो फील्ड है ये, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ नेवर ट्राइंग प्रोसेस कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट, ये तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, तो ये फील्ड तो हमेशा रहेगा। तो पेरेंट्स इस साइड से आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ पर आपके बच्चे को फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उनका आप सिर्फ उनकी विल पावर पे काम करिए। एंड बच्चों के लिए मेरा एक ही वो है कि आपके जो भी मेंटर्स हैं इन योर लाइफ, इन योर कॉलेज, दे आर उनका बहुत मेजर रोल है आपकी लाइफ में। क्योंकि मेरी पूरी डिज़ाइन जर्नी में मेरे मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल था और रोल है भी आज भी। जब भी कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं कहीं पर भी अगर रुक जाती हूँ तो आई कॉल माई मेंटर, मैम आई हैव दिस प्रॉब्लम, एंड देयर 2-3 लाइन्स। सो आप हमेशा उनके साथ रहिए, उनका की जर्नी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शंस, कभी कभी हर डिज़ाइन इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। 100% ऑन दिस। एंड मुझे ये मैसेज और भी देना है कि बच्चों को कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, उसके पीछे के वाई को जरूर समझें कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों आप ये फील्ड चूज कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, आप कहीं किसी भी सॉल्यूशन में जंप मत करिए। दिस इज द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव। थैंक यू सो मच नेहा। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि ये इंटरव्यू एक इंस्पिरेशन और एक गाइड की तरह काम करे, और ये आपने सारे एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में कवर किया। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Nitin sir, and I'm really thankful for you that you are doing great job. क्योंकि जो चीज़ हमने मिस किया, जिसके पीछे हमने इतना समय भी गंवाया, आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप जैसे लोगों ने आज वो इतनी बड़ी जो टाइम को आपने बहुत शॉर्ट उसमें फॉर्म पे आप कर दिए। ये एक बहुत बड़ा डिवोशन है आपका यूथ के लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए। मेरे मतलब पर्सनली मुझे इंटरव्यूज देने में बहुत घबराहट होती है, मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कि आपका ये कॉज बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरा थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन हुआ, किसी बच्चे को अगर मुझसे हेल्प मिली होगी, तो वो मेरे लिए बहुत